प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी, अखिल भारतीय पार्टी की मंत्री बहन आरती जी, रामेश्वर जी, श्री प्रहलाद पटेल जी, मंच पर बैठे हुए दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारीगण और कार्यकर्ता मित्रों, मैं एक बार फिर दिल्ली प्रदेश का आभारी हूं कि इस बड़े चर्चा और बहस के विषय पर, जिसको लेकर पिछले 10-12 दिन में इस देश में बहुत बहस हुई है, कार्यकर्ताओं की एक विशाल बैठक रखी है जिसमें हम सबको इस पे चर्चा करने और समझने का अवसर मिले। मैं मानता हूं कि पिछले 12 दिन 25 नवंबर से लेकर आज तक एक बात अगर सिद्ध हुई तो एक विशाल रैली जो आपने आयोजित की थी 20 तारीख को रामलीला मैदान में, मैंने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 शब्दों का जिक्र किया था किसी भी शासन के लिए, सरकार के लिए जो आवश्यक है। किसी भी सरकार और शासन के लिए नेतृत्व आवश्यक है और नेतृत्व ऐसा हो जो पूरे समाज को समझकर निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। सरकार ऐसी हो जिसकी विश्वसनीयता हो और तीसरा, सरकार ऐसी हो जिसकी साख हो। मैं मानता हूं कि इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं कि 25 तारीख को सरकार ने निर्णय लिया कि खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी निवेश 51% तक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, वहां ताकत और सत्ता किस हाथ में है, ये सब जानते हैं। मैंने 25 तारीख से लेकर आज तक पार्टी की अध्यक्षा या उनके महामंत्री, जिनको वो भविष्य का नेता मानते हैं, इस विषय पर उनके विचार जानने का अवसर नहीं मिला। वो सरकार की नीति से खुश हैं, ना खुश हैं, ये जनता के समक्ष सामने नहीं आया। सरकार के मंत्रियों में 2 राय थी। यूपीए में एक प्रकार से बंटवारा था और कई ऐसे घटक दल यूपीए के जो इसका समर्थन तो छोड़िए, तटस्थ रहना तो छोड़िए, विरोध करने को तैयार थे। विपक्ष सारा खिलाफ था और देश की जनता में, केवल व्यापारियों में नहीं, इसको लेकर बहुत बड़ी शंकाएं और चिंताएं थी। ऐसा निर्णय ले लेना जो समाज के ऊपर थोपने का प्रयास करना, जिसमें विरोधी तो छोड़िए, अपनों को भी जो निर्णय स्वीकृत नहीं था। शासन और सरकार ऐसे नहीं चलती और लेने के पीछे संदर्भ यह था कि सरकार की एक छवि बन रही थी कि सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को तेज और तीखा करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रही। सच में आज देश की जो अर्थव्यवस्था है, बहुत चिंता का विषय है। रुपया फिसलता जा रहा है, रुपए की जो ताकत थी वो कमजोर होती जा रही है। कहां तक जाएगा रुपया फिसलते हुए, किसी को कल्पना नहीं है। भारत को लोग मानते थे कि केवल भारत के ही उद्योगपति इस देश में निवेश नहीं कर रहे, लेकिन सन 91 के बाद ये मानते थे पूरी दुनिया से लोग आते थे और उनको हम अपेक्षा करते थे कि ये देश इतना आकर्षक स्थान है कि यहां आकर निवेश कीजिए।
पिछले एक वर्ष में, जो पिछला वर्ष था, वहां से यह विषय आरंभ हुआ कि जो बाहर से निवेश करने आ रहे थे उन्होंने तय किया हम निवेश नहीं कर सकते। भारत एक आकर्षक केंद्र नहीं रहा निवेश का, और केवल बाहर से आने वाले छोड़िए, जो अपने देश में थे बड़े बड़े उद्योगपति, पहले हमें गलतफहमी थी कि ये बाहर इसलिए जा रहे हैं कि इतने बड़े हो गए, लेकिन धीरे से समझ में आया कि इनको ये लगने लग पड़ा कि हमारे लिए भी भारत निवेश का अच्छा स्थान नहीं रहा, और अपने उद्योग लगाने हैं तो विदेशों में जाकर लगाओ। मुद्रास्फीति 3 साल से उस पर नियंत्रण नहीं है। रुपया कमजोर हो गया, कीमतें बढ़ रही हैं, मुद्रास्फीति बढ़ रही है 8%, 10%, होलसेल प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, और 3 साल से। और जब थोड़ा सा कम होता है, उसका यह अर्थ नहीं होता कि कीमतें कम हो रही हैं, कि 11% से 9% पे हो गया। उसका अर्थ यह है कि पिछले साल 11% पे बढ़ रही थी, इस साल 9% पे बढ़ रही है। बढ़ इस साल भी रही है, और सरकार के पास उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था कि ब्याज की दर बढ़ाते जाओ। 11-12 बार ब्याज की दर बढ़ा दी, और जब ब्याज की दर बढ़ती है तो किसी को उद्योग लगाना है, किसी को व्यवसाय करना है, उसके लिए रुपए की कीमत महंगी हो जाती है। आप बैंक से पैसा लेंगे वो महंगा हो जाएगा। तो दुनिया में जिनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं उनको 4%, 3%, 5% पे रुपया मिलता है, यहां 14%, 16% पे मिलता है। तो अगर हमारा उद्योग लगाने वाला या व्यवसाय करने वाला 10% महंगा रुपया मिलेगा उसको, तो उसकी स्थिति क्या होगी? जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कांग्रेस के राज में हमेशा जिसके ऊपर नजरअंदाज किया गया, और वाजपेयी जी की सरकार में हाईवेज बनाना, बंदरगाहें बनाना, ये सारी योजनाएं जो ली थी, 2003 का जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पारित करना, और उसके बाद ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर सुधार लाना, वो सारा काम ठप हो गया। आज देश में बिजली बनाने के जो कारखाने हैं वहां कोयला नहीं पहुंच रहा, और अगर बिजली की पैदावार कम हो गई तो स्वाभाविक बिजली और महंगी हो रही है। जब बिजली महंगी होती है तो जो कारखाना लगाता है वो भी महंगा हो जाता है। आपकी सड़कें नहीं बनेगी, जो हाईवे का कार्यक्रम था जो वाजपेयी जी ने आरंभ किया था वो भी धीमा पड़ गया। बंदरगाहों से अगर माल विदेश में भेजना है या देश के अंदर लाना है तो 8-8, 10-10 दिन वहां पर माल खड़ा रहेगा, वहां स्थान नहीं मिलता। और फिर दुनिया के लोगों को और देश के लोगों को लगता है कि इस देश में व्यवसाय करना, उसमें नुकसान भ्रष्टाचार की वजह से भी होता है। ये सारे कारणों को लेकर अर्थव्यवस्था का जो आकर्षण था, जो सन 91 में बना था और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, जिस अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने हम खड़ा करते थे, शोकेस करते थे, वो कमजोर पड़ रही थी। और सरकार की आलोचना थी कि तुम कर नहीं रहे कुछ, एक भ्रष्टाचार में उलझे हुए हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ रहा है, ना कुछ आपको नीतियां लानी है, आप नहीं ला रहे। तो एक झटके में मैं कुछ कर दूं और बिना गहराई से सोचे हुए कि आर्थिक सुधार भी करने हैं, और वाजपेयी जी की सरकार के जमाने से और उससे पहले से भारतीय जनता पार्टी तो आर्थिक सुधारों की एकदम समर्थक रही है। लेकिन हर सुधार या हर कदम जो उठाया हुआ अपने आप में सुधार नहीं होता। कुछ कदम ऐसे हैं जो देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जाते हैं।
आप आज कोशिश कीजिए कि चीन के अंदर जितनी सामान बनता है वो सस्ता बनता है। आज बाजार में आप देखते हैं चाइना का सामान आता है। आप भारत के सामान को सस्ता क्यों नहीं हम कर सकते? कई सुधार हैं आपको ये करने के लिए, आपने उसमें से एक कदम नहीं उठाया। लेकिन 3, 4, 5 साल से बिल्कुल ठप रखी अर्थव्यवस्था। चलिए हम एक कदम उठाएंगे, इससे साहर मर्ज की दवाई हो जाएगी, कीमतें भी कम हो जाएंगी, उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिल जाएगा, किसान को ज्यादा कीमत पे सामान मिल जाएगा। एक प्रचार खड़ा किया और उस प्रचार में खुद ही फंस गए। मुझे याद है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो व्यवसाय होता है, व्यापार होता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं व्यवसाय के, चाहे किसी देश से एक तरफा करें या WTO के माध्यम से करें, तो ये कहीं चैरिटी करना या कोई दान देना नहीं होता। ये व्यवसाय होता है और व्यवसाय का एक सिद्धांत है कि जो दूसरे के लोग को आप दोगे उसकी कीमत लोगे और जो दूसरा आपको देगा उसकी आप कीमत दोगे। ये कोई मंदिर नहीं है, कोई चैरिटी की संस्था नहीं है कि जहां आप जाकर परोपकार का काम करोगे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन आरंभ से मांग करते रहे कि अपने खुदरा व्यापार को खोल दीजिए, और भारत हमेशा मना करता रहा। वाजपेयी जी की सरकार के दौरान कई बार सुझाव आते थे, हम हमेशा मना करते थे। सरकार के भीतर से भी किसी ने आवाज उठाई, हमने तब भी मना किया। और उस पर खड़े होकर कांग्रेस के लोग कहते थे, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अगर आपने खोला, ये कांग्रेस पार्टी ने संसद में कहा हमारी सरकार को चेतावनी देते हुए, तो ये एंटी नेशनल होगा। हमने तो यही कहा कि अर्थव्यवस्था के हित में नहीं होगा, ये तो एंटी नेशनल कहते थे। कांग्रेस की भी नीति स्पष्ट थी। उनकी मांग को हम हमेशा अस्वीकार करते थे। जब कांग्रेस की सरकार आई, मुझे याद है कि वाजपेयी जी की सरकार में मैं कॉमर्स मिनिस्टर था, कई बार ये डिमांड आती थी, हम अस्वीकार करते थे। मेरे बाद कांग्रेस की यूपीए की सरकार में कमलनाथ जी आए, उनके कई बयान हैं कि हम किसी हालत में इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अचानक आपने ये स्वीकार कर लिया और एक प्रकार से भेंट के रूप में उन देशों को ये भेंट दे दी। इसके बदले में आपको क्या लाभ मिला? इसके बदले में आपको क्या लाभ मिला? कोई उत्तर नहीं है। आप इस देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र देखिए। ये बहुत बड़ा देश है, 120 करोड़ हमारी जनसंख्या है। हम कोई यूरोप का छोटा सा देश नहीं जिसमें सीमित जनसंख्या हो। 120 करोड़ लोगों के हाथ को काम देना ये कोई सरल चुनौती नहीं होती। और इस 120 करोड़ के देश में 60% लोग कृषि में हैं, और जो कृषि की आमदनी है राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनके, जीडीपी का हिस्सा बनके, वो केवल 16-17% रह गई है। तो 60% लोग तो 16-17% के ऊपर निर्भर है। जो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग है वो 24% के करीब है, और बाकी 58% से ऊपर इस देश की सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं। जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है इस देश में, आपको कल्पना है कि 120 करोड़ के देश में कितने, हर बच्चे तो काम नहीं करते, महिलाएं भी कम काम करती हैं। जो लोग काम कर सकते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो केवल 18% लोगों के पास है। 30% लोग वो हैं जो यहां बेरोजगार हैं या कैजुअल लेबर हैं।
खेत में काम मिल गया, सड़क पर काम मिल गया तो कर डाला। और जिन्होंने स्वयं अपने काम के माध्यम से अपने हाथों को काम दिया है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वो इस देश में 51% लोग हैं। 51% लोग जिनके पास नौकरी नहीं है लेकिन काम करते हैं और अपने हाथों से अपने लिए काम करते हैं। इस 51% में सबसे बड़ा हिस्सा है किसान का, जो खेत में कृषि क्षेत्र में काम करता है। और दूसरे नंबर पर स्थान आता है जिसकी संख्या 4 और 5 करोड़ के बीच में है। सन 98 में जो अंक आए थे तो उसमें 4 करोड़ थी, आज 13 साल हो चुके इसलिए बढ़ गई होगी। वो केवल खुदरा व्यापार में है। जो रिटेल सेक्टर है इस देश का, इसमें 4 और 5 करोड़ के बीच में लोगों का ने स्वयं के लिए रोजगार दिया हुआ है। यह इस देश की अर्थव्यवस्था का चरित्र है। आप कई बार कल्पना करेंगे, और हम में से कई किसी को जिनको विदेश जाने का अवसर मिला, ये जो बड़े स्टोर हैं जो आते हैं, आने का जिनका नाम चल रहा है, वॉलमार्ट इत्यादि, दुनिया का सबसे बड़ा व्यवसायिक शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। आप अगर अमेरिका चले जाएं और न्यूयॉर्क शहर में चले जाएं तो आपको एक भी वॉलमार्ट स्टोर नहीं मिलेगा, शहर के बाहर मिलेगा। तो मैंने हमेशा पूछा, इतनी चर्चा सुनते हैं कि पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो आपने अपने शहर में क्यों नहीं वॉलमार्ट दिया हुआ, शहर के बाहर क्यों दिया हुआ है? तो ने कहा, जिस दिन जैसे हमारे यहां मुख्यमंत्री भी होते हैं, महापौर भी होते हैं, वहां का जो ढांचा है, जो मेयर न्यूयॉर्क का होता है, लॉ एंड ऑर्डर, म्युनिसिपल अधिकार सारे उसके पास होते हैं। तो उसने कहा, जिस दिन न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट खुलेगा उस दिन मेयर को अपना पद छोड़ना पड़ जाएगा। और जहां से आरंभ हुआ वहां के सबसे बड़े व्यवसायिक शहर में भी खतरा इस बात का है कि एक स्टोर आएगा तो कितने ऐसे हैं जिनको वहां से हटना पड़ेगा, डिस्प्लेस करेगा और बेरोजगारी होगी। लेकिन इस विरोध का मेरा पहला तर्क यह नहीं है। मेरा पहला तर्क यह है, और जिन लोगों ने हमारे जो वक्तव्य आए हैं पार्टी के, यहां लेख समाचार पत्रों में आए हैं, पढ़े हों, इनमें जो सामान बिकेगा, व्यवसाय का एक सिद्धांत है कि जो उपभोक्ता है वो चाहता है कि सबसे सस्ता सामान मिल जाए। और अभी सस्ता सामान बनाने की आपकी अपनी क्षमता नहीं हुई। जो आज का खुदरा व्यापार है, रिटेल ट्रेड है, वो स्थानीय स्थानों से उसको लेता है, थोड़ा बहुत सामान सस्ते देशों से आ जाता है, चाइना वगैरह से। जो इंटरनेशनल चेन्स आती हैं, उनका पहला सिद्धांत होता है जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं वहां से अपना सामान लाया जाए, क्योंकि सस्ता वहां से मिलेगा। अमेरिका में जब रिटेल चेन आनी आरंभ हुई और बाहर से सामान आने लग पड़ा, तो उनकी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र था, उसमें जो रोजगार था अमेरिका में स्वयं 18% कम हो गया। क्योंकि वहां के स्टोर पे जो जूता मिलेगा, जो पतलून मिलेगी, कमीज मिलेगी, और समय आएगा तो अब महिलाओं की साड़ी और सूट भी, रसोई में काम करने का सामान भी, जो आपके अपने उद्योग होंगे उसका ना होके बाहर के उद्योग का आएगा, जो कि सस्ता वहां मिलता है। तो इसलिए कोई भी आपको अर्थव्यवस्था के अगर पहला सबक सिखा देगा, तो अगर आपको लाना था तो ये लाने से पहले वो 5-6 कदम आप उठाते कि आप अपने देश को एक सस्ता मैन्युफैक्चर करने वाला, जिसको लो कॉस्ट इकोनॉमी कहते हैं, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, आप पहले वो कदम उठाते कि आपके अपने देश के अंदर सामान कौन सा बिकेगा। अन्यथा स्टोर अमेरिका और यूरोप का होगा, सामान चाइना का होगा, तो क्या भारत की आने वाली पीढ़ी क्या सेल्स बॉय और सेल्स गर्ल रह जाएगी, या फिर उपभोक्ता रह जाएगी उनकी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए? तो आपने ब्याज की दर 14% और 16% कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रोक दिया, धीमा कर दिया, मुद्रास्फीति 3 साल में आप नियंत्रित नहीं कर पाए, तेल के ऊपर 52% आप टैक्स लगाते हैं ताकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाए, बिजली की दर आपकी दुनिया की तुलना में सबसे अधिक है,
आपकी हर नीति की वजह से इस देश में जो सामान बनता है स्वाभाविक रूप से महंगा होगा। यूरोप अमेरिका से सस्ता होगा, लेकिन जो सस्ती अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे सस्ता होगा, उनसे महंगा होगा। और आप क्या चाहते हैं कि इस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो जाए और उसका जो आपके अपने उद्योग होंगे। दुनिया का सिद्धांत है, जो पहली औद्योगिक क्रांति आई थी तो बड़ी मात्रा में जो कृषि के क्षेत्र में लोग होते हैं वो कृषि के क्षेत्र को छोड़कर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 60% लोग 60% लोग कृषि में लगे हैं और उसकी नेशनल इनकम जीडीपी का हिस्सा 16-17% है। तो कृषि में से जो लोग अधिक लगे हैं, जिनकी इतनी आवश्यकता नहीं है, निकल कर जाते हैं, तो बड़े पैमाने पर नौकरियां कहां मिलती है? उद्योग में मिलती हैं। तो इसलिए पहली औद्योगिक क्रांति तो इस देश में हुई नहीं, पिछले कुछ वर्षों से बढ़ना आरंभ हुआ। वहां लोगों को रोजगार देना है कि उस क्षेत्र को हमने समाप्त कर देना है कि अपने देश में भी जो सामान अब बिकेगा वो सारा बाहर से आएगा, इस देश का तो बहुत कम सामान होगा। और केवल यही नहीं, पहले तो जो मैं कह रहा हूं ये सारे विषय होंगे, फर्नीचर से लेकर हर चीज। फिलहाल कृषि का सामान बाहर से नहीं आएगा क्योंकि हम कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगा देते हैं, लेकिन इसका भी खतरा याद रहे कि हम कस्टम ड्यूटी ज्यादा लगाते हैं, अमेरिका और यूरोप अपने किसान को सब्सिडी ज्यादा देता है। वहां की जो कृषि है, आप कल्पना कीजिए कि कितना पैसा वो अपने किसान को देते होंगे। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर $400 बिलियन सालाना। $400 बिलियन का अर्थ होता है कि एक दिन में $1 बिलियन से भी ज्यादा, और आज के दर पर $1 बिलियन की कीमत है 5200 करोड़ रुपया। 52 रुपए का डॉलर है। 5200 करोड़ रुपया रोज का अपने किसान को वो सब्सिडी देते हैं। किस लिए देते हैं? तू पैदावार करके गरीब देशों में जितना भेजेगा, एक्सपोर्ट करके तुझे एक्सपोर्ट सब्सिडी देंगे, ताकि उन देशों के किसान का सामान कोई खरीद ना पाए। तू पैदावार ज्यादा करेगा तो तुझे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। कुछ सब्सिडी पर्यावरण के नाम पे दे देंगे, किसकी रक्षा करने के नाम पे, लेकिन अंत में किसान की जेब में पैसा जाएगा। अगर अपने देश के भीतर सामान ज्यादा पैदावार हो रहा है तो तू जमीन को खाली रखेगा, उसके लिए भी तेरी जेब में पैसा देंगे। और जब वो इतनी सब्सिडी देंगे तो मान लीजिए 1 टन पैदावार उनका किसान $70 में करता है और उसको $20 सरकार से मिल जाता है, तो वो तो $60 में भी भेजने को तैयार है भारत में। और अगर हमारा कस्टम ड्यूटी मिलकर भी $60 तक ना पहुंच पाया, जब तक हमने अपने भीतर लाने की कीमत को ज्यादा ना रखा और हमारे किसान को बिजली महंगी, फर्टिलाइजर महंगा, जब यह परिस्थिति आती है तो फिलहाल तो यह खतरा टल जाएगा, लेकिन आने वाले कल में यह 2वां राउंड जो WTO का चल रहा है उसमें यह सुझाव है कि हम अपनी कस्टम ड्यूटी भी कम करें, और इस बार लगभग 28% कम करने की चर्चा चल रही है। तो वो कहीं कम होती गई और उनका जो सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर है वो उससे ज्यादा सस्ता हो गया, तो जो देश के उद्योग का स्थान होगा वो देश की कृषि का भी स्थान होगा। इस सब पहलुओं पे चर्चा हुई क्या? और फिर आइए उन लोगों पर जो मैंने कहा 4 से 5 करोड़ लोग। 4 से 5 करोड़ लोगों का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो ये 4 से 5 करोड़ परिवार हैं। जनसंख्या ले ली जाए तो लगभग 20 करोड़ लोग होंगे। हर 6 में से एक व्यक्ति इस देश का गांव-गांव में है, छोटे शहरों में है, जहां रोजगार के साधन नहीं। देश के कितने जिलों में हम लोग जाते हैं, मैं सबसे पहले पूछता हूं कि यहां उद्योग हैं, तो कितने जिलों में उत्तर मिलता है यहां पूरे जिले में एक भी उद्योग नहीं है। और इस परिस्थिति में जब इस खुदरा व्यापार से आज बंगाल के अंदर इसको लेकर हाहाकार हुई और जो ममता जी ने भी इतना शोर मचाया और इसका विरोध किया,
पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक योगदान इन लोगों का है। वहां बड़े उद्योग तो सारे बाहर निकल चुके हैं। इसका तीसरा असर यह पड़ता है, ये जो उपभोक्ताओं का जिक्र किया जाता है, तो इसका तीसरा असर यह पड़ता है, बिखरे हुए बाजार में हमेशा उपभोक्ता का हित होता है। जहां 50 दुकानें हैं वहां उपभोक्ता का हित है। जहां 50 बंद हो गई और उसके स्थान पर एक हो गई, पर वो एक तय करता है कि कीमत क्या होगी। ये दुनिया का सिद्धांत है कि फ्रैगमेंटेड मार्केट्स जो होती हैं वो उपभोक्ता के हित में होती हैं, कंसोलिडेटेड मार्केट कभी उपभोक्ता के हित में नहीं होती। और जहां जहां इनका अनुभव आया कि इन्होंने घाटे पर भी बेचा, जब नई अर्थव्यवस्थाओं में गए तो पहले कम दाम पर बेचा। इनका नारा है, अंग्रेजी में एक फ्रेज है, स्वीप असाइड द कंपटीशन। जो प्रतिस्पर्धा है उसको कुचल डालो, उसको हटा दो, हवा में बह जाए वो। उसके लिए आरंभ में कम दाम पे बेचो, जब प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी फिर बाजार किस दाम पे खरीदेगा वो आप तय कर सकते हो, क्योंकि उपभोक्ता के पास कोई दूसरा कारण नहीं रहता। अब ये बहुत उदाहरण दिए जाते हैं। ये अंतिम तर्क दिया जा रहा है कि किसानों को बहुत लाभ होगा। किसानों को क्या लाभ होगा कि आज जो है किसान अपना सामान मंडी में ले जाता है, मिडिलमैन होते हैं, बिचौले होते हैं, फिर उपभोक्ता तक पहुंचता है। उस मिडिलमैन का हिस्सा जो है उसको हटा देंगे तो उस बिचौले को हटाकर उसका हिस्सा किसान की जेब में चला जाएगा। ये बार बार तर्क दिया जा रहा है। इस पे अध्ययन हुआ होगा, हम लोग मानते हैं, और संभव ऐसा हो जाए और किसान के हित में यह हो जाए कि उसको ज्यादा पैसा मिल जाएगा, ये तो देश के लिए बहुत अच्छा होगा। आप में से जो लोग कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को समझे हुए हो, मैं केवल 2 या 3 उदाहरण आपको देता हूं। आप में से जो उत्तर प्रदेश गए या अन्य राज्यों में गए जहां गन्ना पैदावार होता है, गन्ना कभी मंडियों में नहीं जाता, गन्ना का कोई बिचौला नहीं होता। सरकार की नीति है कि आज भी हर मिल के साथ उसका केन एरिया होता है और वहां का जो किसान है वो केवल मिल को बेचता है और मिल के लिए अनिवार्य है कि उसका सामान खरीदे, वो कहीं अन्य स्थान पर नहीं बेचता। तो यह तर्क बहुत अच्छा है। तो गन्ना किसान की तो परिस्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए थी कि कोई बिचौलिया नहीं है, गन्ना किसान सीधा। ये इनका एक नारा है, 2 अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी में आकर्षक शब्द बनाना संभव होता है। फ्रॉम फार्म गेट टू फैक्ट्री गेट, खेत से जब फैक्ट्री तक जाएगा तब तक बिचौलिया नहीं होगा, किसान को दाम ज्यादा मिलेगा। फ्रॉम फार्म टू द फोर्क, उपभोक्ता तक जाएगा, सामान सस्ता मिलेगा। तो गन्ना किसान का गन्ना तो हमेशा खेत से फैक्ट्री तक सीधा जाता है। और जितने राज्यों में गन्ना की पैदावार है, हर साल सरकार को हस्तक्षेप करके न्यूनतम कीमत देनी पड़ती है कि किसान को कम से कम इतनी कीमत मिलेगी। इस साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने 240 रुपए टन की कीमत दी है, और अगर ना दी होती तो जब फार्म से फैक्ट्री पे जाता तो इस साल 160 मिलता। तो केवल इस नई फॉर्मूला के आधार पर किसान खुश हो जाएगा, तो गन्ना में यह क्यों नहीं हुआ? और मैं दूसरा तर्क देता हूं, जिन देशों में ये बहुत बड़े रिटेल हैं और खाने की सारी सामग्री इन स्टोर पे मिलती है, वहां का किसान तो बड़ा खुश और संपन्न होना चाहिए था। अगर यह परिस्थिति थी तो फिर यूरोप में और अमेरिका में, जहां स्ट्रक्चर्ड रिटेल, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल है, वहां किसान को सब्सिडी देने की क्या जरूरत थी 5,000 करोड़ रुपए रोज की? मैं एक तीसरा उदाहरण आपको देता हूं। बिना एफडीआई के अगर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड रिटेल का दुनिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है
तो गुजरात के अंदर जो दूध की पैदावार करते हैं मिल्क प्रोड्यूसर्स, वहां की जो डेयरी फार्मिंग की संस्था है, और उन्होंने आगे अमूल, और अमूल नाम तो हम सबने सुना ही है, वहां कोई बिचौलिया नहीं है। दूध पैदावार करने के बाद रोज जाकर जो घर परिवार में चाहिए, गांव में चाहिए, उसके अतिरिक्त जाकर वहां गांव के अंदर चिलर लगा है, मिल्क सेंटर है, वहां दे देते हैं। वहां से उनकी वैन्स आती हैं और पूरे प्रांत में उनके उद्योग फैक्ट्रीज लगी हैं, वहां ले जाती हैं। वह बीसियों प्रकार के उनके पदार्थ बनते हैं। जो दूध बच जाता है मिल्क ट्रेन्स में देश के अन्य हिस्सों में जाता है। वहां कोई एफडीआई नहीं है, और पूरी दुनिया में अमूल की तुलना में स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। मैं कल का अखबार पढ़ रहा था, बिजनेस लाइन, एक व्यवसाय के संबंध में समाचार पत्र होता है। उसमें अमूल कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये कोऑपरेटिव है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है। उसका नाम है श्री SLRS सोडी। उसने बहुत अच्छी एक चीज कही कि जो दूध की पैदावार करते हैं उनकी पश्चिम के देशों में क्या स्थिति है और अपने देश में क्या स्थिति है। वहां तो बड़े बड़े स्टोर हैं और वो खरीदते हैं, कोल्ड चेन्स में रखते हैं। तो जिस कीमत पे उपभोक्ता को मिलता है उसका कितना फीसदी हिस्सा दूध पैदावार करने वाले के पास जाता है। तो अमूल का मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है, साइटिंग द इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क data, Mr. Sodhi said, milk producers in USA got 38% of the consumers' dollar spent on milk. कि अमेरिका में जो उपभोक्ता दूध पे पैसा खर्च करता है उसका 38% जाता है पैदावार करने वालों के पास, बाकी प्रोसेसर और रिटेलर ले जाते हैं। इंग्लैंड में, इन यूनाइटेड किंगडम द मिल्क प्रोड्यूसर्स गॉट 36%, उनको 36% मिलता है यूनाइटेड किंगडम में। हाउएवर इन इंडिया द मिल्क प्रोड्यूसर्स गेट मोर देन 70% ऑफ कंज्यूमर रूपी ऑन एवरेज, एंड मिल्क प्रोड्यूसर्स एफिलिएटेड टू कोऑपरेटिव्स गेट 80%। तो ये तो पूरी तर्क दिया जा रहा है कि किसान को ज्यादा मिलेगा, बिचौलिए का हिस्सा किसान के पास चला जाएगा। दूध के संदर्भ में अध्ययन ये है कि अमेरिका में 38% मिलता है, वहां 36 मिलता है, भारत में 70 मिलता है, और जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में है उनको 80 मिलता है। तो बिचौलिए का हिस्सा रिटेलर की जेब में जाता है, किसान और पैदावार करने वाले की जेब में नहीं जाता। अब ये उदाहरण की अन्य देशों ने किया, और सबसे उदाहरण विचित्र दिया जाता है चाइना का। अब चाइना का उदाहरण आप दे रहे हैं, अगर हमारी अर्थव्यवस्था चाइना की तरह होती तो मैं बिल्कुल इतराज न करता। इन बड़ी कंपनियों के लिए, क्योंकि ये सस्ता सामान खरीदती हैं, इनका अधिकतर सामान चाइना से आता है, और चाइना में करोड़ों की संख्या में लोगों का रोजगार बढ़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया चाइना का सामान खरीद रही है। और चाहे इनका कोई स्टोर ऑस्ट्रेलिया में हो, जापान में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, वो चाइना का सामान खरीदते हैं। चाइना कैसे कह सकता है कि पूरी दुनिया में मेरा सामान बेचो, मेरे देश में मत बेचो। और चाइना को क्या इतराज होगा कि चाइना का बना हुआ माल अगर चाइना में ही बिकता है, अगर ये सारा सामान बेचे तो भारत का बना हुआ है या अधिकतर भारत का बना हुआ है, तो हमें भी कोई इतराज नहीं होता। लेकिन हमारे यहां, जैसे मैंने आरंभ में कहा, कि स्टोर का होगा किसी यूरोपियन और अमेरिकन का, सामान होगा चाइना का, और हम लोग यहां खरीदार होंगे या सेल्समैन होंगे। इस देश के लोगों का इतना योगदान होगा। और इसलिए केवल यह कहना, और अंत में तर्क, जिस तर्क में थोड़ा दम बल भी है, लेकिन उसका उत्तर उससे ज्यादा मजबूत है। इस देश को, जिसको बैक एंड चेन कहते हैं, कि कोल्ड स्टोरेज चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो इस देश का ठीक है, लेकिन कोल्ड स्टोरेजेस की देश में कमी है, जिससे ये
किसान का पैदा किया हुआ सामान खराब भी होता है। और इसलिए इस देश में कोल्ड स्टोरेज बने, ये कि इस देश के अंदर कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे, इसलिए इस देश की जो फूड सप्लाई चेन है, और इस देश की पूरी सप्लाई चेन है, केवल फूड की नहीं, फूड तो उसका आधा हिस्सा होता है, बाकी आधा हिस्सा अन्य विषय वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता खरीदता है, वो उनके हाथ में दे दो। अब कोल्ड स्टोरेज, मैंने एक लेख में लिखा था कि कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे ना कोई कंडीशन है, और अब सरकार ये कह रही है कि इस देश के अंदर कोल्ड स्टोरेज बन जाएंगे, इसलिए इस देश की जो फूड सप्लाई चेन है, और इस देश की पूरी सप्लाई चेन है, केवल फूड की नहीं, फूड तो उसका आधा हिस्सा होता है, बाकी आधा हिस्सा अन्य विषय वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता खरीदता है, वो उनके हाथ में दे दो। अब कोल्ड स्टोरेज, मैंने एक लेख में लिखा था कि कोल्ड स्टोरेज बनाना कोई प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इस देश के अंदर कोल्ड स्टोरेज नहीं बन सकते। कोल्ड स्टोरेज बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जैसे रॉकेट को बनाना बड़ा कठिन होता है कि कोल्ड स्टोरेज बनाना इतना कठिन है। तो केवल कोल्ड स्टोरेज वो आगे बनाएंगे, इसलिए इस देश की सप्लाई चेन सारी किसी के हवाले कर दो। ये कौन सी आर्थिक सामाजिक नीति है? और मुझे खुशी है कि जिस प्रकार से विरोध हुआ, देश से भी विरोध हुआ, व्यापार से भी हुआ, राजनीतिक विरोधियों से भी हुआ, और जिन लोगों ने यूपीए में भी इसका विरोध किया वो भी बधाई के पात्र हैं कि इस विषय की गंभीरता को समझा। और मैं एक बार फिर अंत में आग्रह करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी विदेशी पूंजी आए ना किसी क्षेत्र में, इसके खिलाफ है, ऐसा नहीं है। जिन क्षेत्रों में आ सकती है, मैंने कहा कोल्ड स्टोरेज में आ सकती है, हाईवेज में आ सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ सकती है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर आती है तो उसको इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं कहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को उसकी वजह से नुकसान होता है। इसलिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। ये जो हमारी नीति है इसको समझ लेना, और इसके ऊपर जैसा विजेंद्र जी ने कहा कि अध्ययन करने के बाद पूरे इस पे दस्तावेज बनकर कार्यकर्ता तक तो पहुंच जाए, ताकि जब आम मतदाताओं के बीच में और जनता के बीच में इसकी चर्चा होगी तो अपनी बात कहने की परिस्थिति रखने की संभावना हमारी अधिक होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।